हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। माफ कीजिएगा अगर राइटिंग आपको मेरी थोड़ी बोरियत से लगी, तो उसके लिए मैंने बहुत दिन से लिखा नहीं है इस पर। ओके, तो शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वन सेकेंड। And the ground state of Rutherford model electron are equilibrium, while in Thomson model electron always experience net force। देखो, ये एकदम सरासर गलत बात है। हमको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है, ये आपको अ, जब आप एटम्स पढ़ोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एटम्स, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा थॉमसन्स मॉडल्स, बोर्स मॉडल, तो और रदरफोर्ड्स मॉडल। तो उनमें ये सब चीज़ पढ़ना है। देखो, तो कुल मिला के आपको मैं बात बता दूं कि जितने भी, क्योंकि सभी एटम बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसी के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो बोर्स मॉडल आने से पहले रदरफोर्ड मॉडल आया था, और रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेविएट करता होगा, मतलब रिलीज करता होगा। तो इस कारण से वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, और अचानक से एक समय ऐसा आएगा कि एनर्जी उसका खत्म हो जाएगा, और वो न्यूक्लियस जो बीच वाला सेंटर है उसमें समाहित हो जाएगा। ये रदरफोर्ड का मॉडल कहता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी देखें, तो ऑप्शन सी में आप देख सकते हो, द क्लासिकल बेस्ड ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। इनके हिसाब से था कि ये जो है घूमते 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 अचानक से ये गायब हो जाएगा। लेकिन आप देखते होगे सभी चीज में एटम है। मैं कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर में भी एटम्स है। क्या इसका मतलब वो घूमते घूमते इस तरह से तो एटम खत्म हो जाएगा और दुनिया में कोई चीज तो बचता ही नहीं। तो ये चीज हमें गलत हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया, क्योंकि ये रदरफोर्ड के हिसाब से डूम्ड कोलैप्स हो जाता है। लेकिन असलियत में जब बोर्स आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ऐसा होता है। चलिए, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। न्यूक्लियस ए nucleus A having mass number 220 and its binding energy per nucleon is 5.6 megavolt. It is split into two fragments BLC of mass number 105 and 115. The binding energy of nucleons B and C is 6.4 megavolt per nucleus. The energy Q release per fission will be। तो क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस है ए, कहाँ गया कर्सर, हाँ, एक न्यूक्लियस है, ये टूटता है बी एंड सी में। ठीक है, बी एंड सी में, यहाँ बी एंड सी। और मैं एक बात नोटिस कराना चाहूंगा कि जो बाइंडिंग, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोला, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है। तो ए का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 5.6 मेगा वोल्ट है। हाँ सर, 5.6 मेगा वोल्ट है। और जो बी और सी का है बाइंडिंग एनर्जी, दोनों का 6.4 है। टोटल मिला के 6.4 नहीं है, रिस्पेक्टिवली दोनों का 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब बी का भी 6.4 और सी का भी 6.4। तो हमें बताना है कि क्यू रिलीज पर फिशन, मतलब एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है। तो देखो, इसका क्यू अगर हमको निकालना है, अगर क्यू हमको निकालना है, तो वो होता है बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास तो सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दिया है, हमें तो बाइंडिंग एनर्जी सब चाहिए। तो आप क्या करना कि बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मास नंबर जो है 220 दिया हुआ है ए का। तो आप क्या करोगे, 5 ए का दिया हुआ है ना, तो आप और बी का कितना दिया हुआ है? बी का इट इज स्प्लिट, हाँ, बी का दिया हुआ है 1.105 और 115। ठीक है, तो अगर बी का 105 है, आप इंटू कर दोगे, और बाइंडिंग एनर्जी बी का कितना दिया हुआ है, तो दोनों का 6.4 है ना, 6.4, और प्लस करोगे 115 है सी का,
बाइंडिंग एनर्जी दोनों का 6.4 है, अभी अभी मैंने बोला। और मास नंबर ए का है 220 और इनटू करेंगे हम इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, जो कि है ए का 5.6। ठीक है, ये है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर कॉमन ले ले, अब तो बाकी कैलकुलेशन है, तो इसको अगर कॉमन ले ले तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 105 प्लस 115 होता है कितना? यस, 220 होता है। 220। ठीक है, और माइनस ये सब तो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 220। देखो क्वेश्चन कितना हिसाब से बनाया गया। अब यहाँ से कितना आसान है, 220 आप कॉमन ले लोगे, इसमें से इतना माइनस कर दो क्योंकि बीच में माइनस है। तो अगर माइनस करोगे तो 0.8 आएगा, और इसको अगर ऐसे करें तो इंटू करने के बाद 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो 1.6 नहीं, 176 मेगा वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन डी जो है अपना राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, मैं उसके बाद एक बार आपको समझा दूंगा। तो व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला बात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो वर्क फंक्शन से डिनोट किया जाता है। देखो आइंस्टाइन ने दिया था एक फॉर्मूला, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू टी आई, मतलब इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको हम लोग एच म्यू करते हैं। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट और वी मतलब फ्रीक्वेंसी, माइनस एच म्यू वर्क फंक्शन वाला। ठीक है, वर्क फंक्शन वाला। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 2 टाइम्स है वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो 2 इंटू ये ठीक है, और ये तो 2 टाइम्स है, तो ये देखिए इस 2 टाइम्स करती है, किसके 2 टाइम्स है? इसके 2 टाइम्स है, तो इसलिए मैंने 2 से इंटू कर दिया। तो अगर कुल मिला के अगर बात किया जाए तो हाफ एम वी वन स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो ये ठीक है, ये एक साइन है डिनोट करने के लिए कि हम लोग वर्क फंक्शन का बात कर रहे हैं। इसको आप बॉक्स में बना लेंगे, और ये जो है इक्वेशन 1 होगा। अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज टू 5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ V2। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें भी आप लेना आप एम बी, ये खत्म हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग इसी क्वेश्चन का देख रहे हैं। दोनों को इंटरलिंक कर दिया है। ठीक है, तो एम भी V2, यहाँ पे हम लोग V2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है V2 लेने के लिए। और जो अपना है वो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो आप कर लो H इंटू 5, 5 क्या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, माइनस अपना ये तो है। देखो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि वर्क फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है अगर आप मटेरियल नहीं बदल रहे हो। तो एक वर्क फंक्शन एक मटेरियल के लिए हमेशा फिक्स रहता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग। लेकिन अगर आप स्टील ले रहे हो तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, वर्क फंक्शन जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन तो हमेशा दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो एच म्यू ही है। और इसमें बोल रहा था कि ये 5 टाइम्स है, कौन? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है 5 टाइम्स है। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करे V2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 म्यू, और यहाँ सॉरी एच छूट गया, 4 मतलब 5 में से 1 गया तो 4 एच म्यू। ठीक है, हाँ सर, अब समझ में आया। अब दोनों में क्या बोला है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये टीजर टाइप पे इसमें V2 और V1 के बीच में रिलेशन बोल रहा है, हम लोग को बताना है। तो हमको भी किसी भी तरह ना, किसी भी तरह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो अभी मैंने लिखा इक्वेशन 2, इन दोनों को रिलेट करवाना होगा। तो हाँ सर, बहुत ही आसान है। कोरिलेट कैसे होगा? कोरिलेट कैसे होगा? तो आप देखो कि एच म्यू बराबर हुआ है हाफ एम पी स्क्वायर, मतलब समझो यहाँ पे हाफ M V2 स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, ये वाला चीज उतार रहे हैं। 4 इंटू ये जो बॉक्स में अभी घेर रहा हूँ H इंटू म्यू, क्या हो गया?
उसको हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेना, तो v2 ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो ये हो जाएगा v1, ठीक है। तो अगर पूछा जाए v2 के 2 टाइम्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो x है इसका वैल्यू हो जाएगा 2, आंसर अपना 2 है। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको पहले पढ़ लो और मैं इसको बताऊंगा। ऊपर वाले क्वेश्चन पे ये मॉडर्न फिजिक्स की यही खास बात है कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है और इजी होता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि जेई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और जेई एडवांस में भी लगभग इसी से आता है। जेई मेंस में तो आता ही है सबसे ज़्यादा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में चला गया है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू लाइट है, एनर्जी इसका इतना है, ठीक है, 3.8, और कितना है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और जो वर्क फंक्शन का एनर्जी है वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमको मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा आइंस्टाइन ने जो दिया, और ये जानते हो ये मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है ये आज से करीबन 50 साल पहले या 60 साल पहले ही खोजा गया है, इतना लेटेस्ट ये इक्वेशन है, ठीक है। वो इसका कदर करना सीखे, बहुत मेहनत से ये रिएक्शन आइंस्टाइन को मिला था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमको रेशियो बताना है मैक्सिमम स्पीड का, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन है आइंस्टाइन ने दिया, अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ई आई, मतलब इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कैसा सर, कि v1/v2, क्योंकि हम लोग को रेशियो खोजना है v1/v2, ठीक है, डिवाइडेड इक्वल्स टू न्यूमरेटर में v1 वाला पार्ट लिखेंगे, v1 कितना है, v1 के लिए 3.8, ठीक है, और v2 के लिए कितना है 1.4 है, क्या इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। v2 के लिए माइनस, बीच में माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगाएंगे, दोनों का जो वर्क फंक्शन होगा वो तो बराबर ही होगा, 0.6 दिया हुआ है दोनों के लिए, क्योंकि एक ही मटेरियल है, ठीक है, 0.6, क्योंकि वर्क फंक्शन कभी भी नहीं बदलता है। अगर इसको दोनों को सॉल्व करोगे आप तो रूट अंडर 3.2 आएगा ना, डिवाइडेड बाई 0.8 आएगा। मैं पहले से इसे सॉल्व करके रखा है, इस कारण से आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल पा रहा है। तो आंसर आ रहा है 2, मतलब ऑप्शन v2:1 जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो एकदम बोले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। देखो मैंने एक बात रखी है, मैं बोल सकता था कि जो टोटल एनर्जी होता है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और वो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी वो टोटल एनर्जी का आधा होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर लेवल में, मतलब लोअर से हायर जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, और ये भी मालूम है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात हो रहा है, तो और ऊपर में होता है Z²/n², यही होता है फॉर्मूला, होता है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे माइनस का भी बात बहुत बड़ा है। अब बोल रहा है हायर लेवल पे जा रहा है, मतलब जो आपका n है, जेड तो बदल नहीं रहा है, एटम तो जो एलिमेंट है वो तो सेम है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, क्या n बढ़ेगा तो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन साइन निगेटिव है। तो क्या आपने पढ़ा था क्लास 1-2 में कि माइनस में तो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे हायर लेवल में तो टोटल एनर्जी घटेगा, तो के ई तो घटने वाला है, ठीक है।
ये तो घटने वाला है। तो बचा सिर्फ ये, ठीक है। अब जैसे जैसे और जो टोटल एनर्जी जैसे जैसे काम करता है, उसका पीछे पीछे पोटेंशियल एनर्जी भी उसी तरीके से काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो अपने मैग्नीट्यूड में भी अंतर लाता है और साइन में भी अंतर लाता है। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने ऊपर में बोला था मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का साइन होता है वो हमेशा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आप याद करके रखना, नेगेटिव नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जरूर हो गए नेगेटिव, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। 6 नंबर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट 7 नंबर पे आएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है समझाने में और बनाने में भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, आप बताना कमेंट्स में आंसर के क्या है इसका। स्टेटमेंट नंबर 1, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ था वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 है, इफ इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर दे कैन इंटरफेयर एंड शो डिफ्रैक्शन। बिल्कुल सर, ये तो हम लोग बेसिक चीज पढ़ते ही हैं, वो इंटरफेयर और डिफ्रैक्शन शो करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो अपना सही है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। मैं आपको यहाँ नोट बात करना चाहूंगा कि स्टेटमेंट 1 को आप याद करो, जरूर याद रखना कि डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट से हम लोग एस्टेब्लिश जो साइंटिस्ट थे उनका उन्हीं के नाम पे एक्सपेरिमेंट है और उससे हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द रेशियो फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन विल बी। बहुत ही चुनिंदा सवाल, ये सवाल जो है ये इस फॉर्मूला पे बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे याद तो नहीं फॉर्मूला ये सही है कि नहीं, पता नहीं, वो उम्मीद है कि सही होगा। बस इतना याद था मुझे कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होता है, ये मुझे याद है। तो इस हिसाब से ये चीज़ तो एकदम परफेक्ट है, एकदम ये चीज़, इन फॉर्मूला आप जरूर देखें। चलो तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट का बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट का बात कर रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ पे साइड में छोटा सा मैं लिख दूँ जेड बाई एन के बराबर। तो v1 बाई v2 जो हो जाएगा वो z1 बाई n1 इंटू n2 बाई z2 के बराबर। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो z1 कितना है, z1 है, हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन हीलियम, तो वो तो हो गया सेकेंड। और ऑर्बिट कितना है, थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन हीलियम, आठ सही है। और दूसरा जो है उसका हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट में, तो n2 तो 3 होगा और हाइड्रोजन तो 1 होता है, मतलब 2 से 2 मतलब 2:1, 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम परफेक्ट है। 9th सवाल। अब ये 9th सवाल जो है ना, याद करने वाला भी बोल सकते हैं, याद करने वाला भी, लेकिन नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग लैम्डा बराबर h/mv बोलते हैं, h/p भी बोलते हैं, या h बराबर या फिर h बराबर √2m के भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो मोमेंटम होता है उसको m भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख ही लो कि h बराबर आप यहाँ पे m भी ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि जो अपना मोमेंटम होता है ना वो 2mk के बराबर होता है, √2m के। m मतलब मास और k मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये एक तरीका था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालने का। तो आप ये साइड में कॉपी में जरूर नोट कर लेना, मोमेंटम बराबर √2m के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, अच्छा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बात हो रहा है और ये भी बोला है कि एनर्जी तो सेम है, एनर्जी तो सेम है। मतलब मेरे पास ये 4 फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो मेरे पास इतना ही था, लेकिन मैंने पी का रिलेशन निकाल निकाल के बहुत अंदर तक चले गए हम लोग। तो एनर्जी का बता रहा है, तो अब इन दोनों में देखो एनर्जी कहाँ पे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है के, एनर्जी तो सेकंड वाले फॉर्मूला में ही आ पा रहा है, सेकंड वाले फॉर्मूला पे ही आ पा रहा है। तो लैम्डा बराबर h बराबर, अभी हम लोग इस
फार्मूला का यूज करेंगे। सर पता कैसे चलेगा कि हमको किसका यूज करना है? तो मैं बता दे रहा हूँ पता कैसे चलेगा। आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंडिकेट किया रहेगा। कभी वेलोसिटी की बात करेगा तो वेलोसिटी की जब भी बात करे तो आपको थर्ड वाला फार्मूला लगाना है। कभी मास की बात करे और एनर्जी दोनों की बात करे तो आपको सेकंड वाला फार्मूला लगाना है। तो यही घूम फिर के यही क्वेश्चन आएगा और ये मुमकिन है कि आपके शिफ्ट में भी आ जाए। तो ये आपको हम लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम एंड रूट अंडर के। लेकिन हम लोग यहाँ के नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम एनर्जी बोला है, तो एनर्जी का कोई खेल ही नहीं है। तो बाकी किसका खेल है सर? तो आपको और भी कुछ दिया, तो यहाँ पे सिर्फ मास का खेल है क्योंकि एनर्जी के अलावा बचा क्या? टूथ एक कांस्टेंट है, एच भी एक प्लैंक कांस्टेंट है, तो सबका कोई वैल्यू है नहीं जो बदलता है उसका। तो और वो यहाँ पे एनर्जी भी बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मास का खेल होगा। और मास का खेल होगा तो आपको बताना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में सबसे ज़्यादा मास किसका होता है। जिसका सबसे ज़्यादा मास उसका सबसे कम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि देख लो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रूट लगा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको मैं बता दूं मास जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है मास, फिर होता है न्यूट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का, फिर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसी का आप उल्टा ऑर्डर रख सकते हो। उल्टा ऑर्डर रखने के लिए इस हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन देख ही रहा है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, आप मास याद रखोगे तो अल्फा डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने आप याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना अगर चाहूँ तो जैसे ही मैं क्वेश्चन ये पढ़ा मुझे एक फार्मूला याद ही आ गया इसमें। क्यों? कि आप मास नंबर का बात हो रहा है, यहाँ पे मास नंबर का बात हो रहा है, देख सकते हो मास नंबर का। दूसरा रेडियस का बात हो रहा है, ठीक है। तो हमको एक फार्मूला बताया गया था, मेरे टीचर ने बताया था कि आर बराबर आर नॉट ए इंटू 1/10⁻³ ठीक है। ये आपको न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ना है, हाँ न्यूक्लियॉन्स वाले चैप्टर में। आर मतलब रेडियस और ये हो गया टोटल रेडियस, आर नॉट बराबर ए मतलब मास नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका ग्राफ बताना, तो देख सकते हो दोनों चारों ऑप्शन में लॉग लगा है। लॉगरिथम की बात की दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देंगे। एल एन आर बराबर एल एन आर, ठीक है, प्लस 1/3 आगे आ जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, और एल एन ए। तो अगर देखा जाए तो ये तो आर नॉट ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब ये अपना y बराबर c प्लस एम एक्स, मतलब यहाँ पे ये 1/3, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। आप देख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी का। तो ऑप्शन बी जो है एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग उधर से एक बार रिटर्न होके आएंगे तो देखेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कितना इमिट हुआ ये बताना है। इसमें अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कितना इमिट हुआ। यूरेनियम अगर डिके किया है 238 से 92 तो पीवी निकला, ठीक है 20682। कुछ अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, कुछ बीटा पार्टिकल निकले होंगे। ऊपर में 0 और इधर ऊपर में 2 और 4 सॉरी, नीचे में 2 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो हमको बताना है, ये हम एक्स लेते हैं, ये अपना वाई लेते हैं। तो अगर सबको इक्वेट किया जाए 238 इक्वल्स टू 206 इंटू 4, ये दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्या कर रहे हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखो फिर से मैं बताना चाहूँगा। देखो जब भी कोई एलिमेंट यूरेनियम डिके होता है ना, तो वो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों निकलता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास नंबर होता है वो तो होता है 4, और जो अपना एटम नंबर होता है वो 2 है। बीटा पार्टिकल का 0 मास नंबर और जो -1 होता है नीचे। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक हम लोग क्लास 6 में पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला बात, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हमको यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू खोजना है।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 238, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड तो बराबर हो गए, हाँ, 206 प्लस 4x और प्लस इतना 0, ये सबको इंटू करेंगे तो 238 के बराबर आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन सही है तो, जो कि सही भी है, ठीक है। 206 प्लस, और यहाँ पे 4 था ना, 4x, और यहाँ पे y इंटू 0, हम लोग पूरा जो ऊपर सिर पे लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x से, और दोनों को इक्वेट कर रहे हैं बेसिकली, 238, और यहाँ इस तरफ आ जाएगा 206, यहाँ 4x, तो यहाँ से x के बराबर हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में हम लोग को दिख रहा है कि ऑप्शन जो है वो डी सही होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग बीटा पार्टिकल कितना निकला वो भी देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो, क्योंकि हम लोग के पास एक वेरिएबल आ चुका है, एक्स का वैल्यू पता चल गया है। अब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, 92, 82, एक्स का वैल्यू 8 है और अल्फा का जो 2 है, मतलब 92 बराबर 82 प्लस 2x माइनस वाई इंटू 1। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये -1 है यहाँ पे, -1। तो याद रखना कि जो अल्फा पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल का जो ऊपर में हम लोग 4 लिखते हैं और नीचे में 2 लिखते हैं, और वही बीटा पार्टिकल में ऊपर में 0 लिखते हैं और नीचे में -1 लिखते हैं। याद रखना, आएगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तब भी याद रखना। तो अगर आप 92 करोगे तो यहाँ 82 और 2 इंटू एक्स है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू है 8, तो 2 इंटू 8 मतलब 16 हो गया, या माइनस वाई, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन डी जो है एकदम परफेक्ट है। इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, लेकिन लास्ट का एक क्वेश्चन जो 11 नंबर हम लोग से छूट गया था, एक बार उसको समझने का कोशिश करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन जरूर पढ़ ले एक बार। Electron of with speed v and a photon with speed c have a same de Broglie wavelength. If the kinetic energy and the momentum of electron are E and P, then the photon of that of photon are, क्या है ये, E फोटोन के लिए एनर्जी फॉर फोटोन, और P फॉर फोटोन के लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर फोटोन के लिए रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो एक बार रिक्वेस्ट है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार आप पढ़ते हैं। An electron with speed v and a photon with speed c have same de Broglie wavelength। क्या same de Broglie wavelength? एक बार ऑप्शन की तरफ भी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ऑप्शन की तरफ भी देखेंगे। अच्छा, ये p मतलब मोमेंटम है, और यहाँ छोटा सा e मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम, और ये फोटोन के लिए मोमेंटम। अच्छा, इसका रेशियो 2c/v है। अच्छा अच्छा, ओके, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। सर कैसे, समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है, क्या बोला है सर, यहाँ पे सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ सर, कि हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p होता है, हाँ। अब बोला है दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटोन के लिए, दोनों के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मतलब अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो h/pe बराबर h/p/ph, ठीक है। मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम फॉर फोटोन, और h तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट तो एक दूसरे से कट गया, यानी कि pe बराबर ph हो गया, और दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो दोनों का रेशियो तो इक्वल हो जाएगा ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग h बराबर h/mp लिख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सबको मालूम होगा। लेकिन 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 यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो फोटोन का एनर्जी होता है वो होता है hc/लैम्डा, ये तो आपको मालूम होगा फोटोन का एनर्जी, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू खोजे तो hc/e होता है ना, e को अगर इस तरफ ले आए तो हाँ, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या, इसके जगह इस फोटोन के वेवलेंथ के जगह हम लोग hc/e/ph फोटोन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। एनर्जी बोलो या काइनेटिक एनर्जी, बात बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें मालूम है, ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 1 डाल देते हैं, बस अब होने ही वाला है सॉल्व। और हम लोग जानते हैं जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 12 mv², ये छोटा बच्चा भी बता देगा। और यहाँ से हम लोग देखें
तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने के बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2E/V डिवाइडेड बाई MV। ये हो गया इक्वेशन 2। पता है ना, मैनिपुलेट बस किए, इधर से उधर किए हैं। अब ये वाला MV के जगह हम लोग ये वाला MV पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग 2EA/V लिखे, तो उसके जगह पे ये हम लोग पुट कर देंगे, तो H डिवाइडेड बाई 2E इंटू V डिवाइड इक्वल्स टू HC बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल होगा तो नहीं। उसके बाद तो सिर्फ मैनिपुलेशन करना है इधर से उधर, जैसे कि हम लोग ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले गए और V जो है उसको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। 2 जो है वो C के साथ चला जाएगा, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया 2C। और E आप देख सकते हो, ये तो क्लास 6-7 का बच्चा भी बता देगा। और इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए गलत हो गया, तो बच्चा ऑप्शन बी और ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, तो बस वहाँ मैनिपुलेशन था, बाकी और उसमें कुछ था नहीं। और इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।